हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आपका स्वागत करता हूं आर सेंट्रल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्रीवियस 3 वीडियो में हमने क्लास 6 के रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए थे, और ये जो वीडियो होने वाला है ये भी मैथ के सॉल्यूशंस का होने वाला है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ का, जो नाइन्थ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उन सब के उसके लिए, जो क्लास 8th वाले अप्लाई करते हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, उसके मैथ के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और 25 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे पैटर्न रहता है, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है सैनिक स्कूल में। जो भी पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा इस पैटर्न को समझेंगे, ताकि वो अपने बच्चे के विषय को लेकर थोड़ा सा समझ सकें बारीकी से। क्योंकि यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है उस पे हम ज़्यादा मेहनत करें तो हमें ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावना होती है। तो उस चीज़ को ध्यान देकर मैंने इस सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उसमें, आपको बात, और ऑफलाइन होता है इसमें, ऑनलाइन तो होता नहीं है। ठीक है ना। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम जैसे आप चूज़ करोगे वैसे मिलेगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का जो वो रहता है एक ही पेपर में ही रहता है। जैसा आप चाहोगे, या तो इंग्लिश में है या तो हिंदी में आप दे सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको अच्छे से आपको एग्ज़ाम या टेस्ट में, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो रिवाइज ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन को रिवाइज करना है, और एज पॉसिबल एंड टेक एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल टू गेट बेटर मार्क्स। अब मॉक टेस्ट क्या होता है सर? मॉक टेस्ट जो होता है ना, ये आपके एकदम एग्ज़ाम के जैसे, सेम एग्ज़ाम जैसा ही होता है। पिछली बार मैंने जे एन वी एस के लिए अपने स्कूल में मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट करवाए थे। ठीक है ना, जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ पहले वाले मॉक टेस्ट में ठीक ठाक थी, उसके बाद से धीरे धीरे कम हो गई, पता नहीं क्यों ऐसा। बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आप अपने आप में क्या कमी है, आपके अंदर क्या कमी है, कौन से सेक्शन में आप कमज़ोर हो, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है ना। और जैसे ही आप उस आपके कमी को आपको पता चल जाता है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, उस पर आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ का 50 रहता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल आपके ये 200 मार्क्स के हो गए। इंटेलिजेंस वही आपका रीजनिंग है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स के हो गए ये। इंग्लिश में 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन पे 2 मिलेंगे, ये टोटल 50 हो गया। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब का जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो सेम है, टू दो दो नंबर का ही पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर जो है, टोटल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स आपका 400 है। ओएमआर बेस्ड होता है आपका, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। 180 मिनट, यानी आपको लगभग यहाँ पर 180 मिनट दिया जाता है, यानी 3 घंटे आपका, आपके पास टाइम होता है। ठीक है ना, 3 घंटे का टाइम होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है। ठीक है, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा होता है। 150 क्वेश्चन अगर आप चाहोगे मैथ के छोड़कर, मैथ और रीजनिंग के छोड़कर, ये तो आपको अगर आता होगा, यानी 75 क्वेश्चन जो हैं, ये आप आधे घंटे में ही कर लोगे। आधे घंटे नहीं, आप मान लेते हो कि 1 घंटे में कर देते हो, बाकी 2 घंटे आपको रीजनिंग और मैथ सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो 2 घंटे मुझे लगता है कि काफ़ी है मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने में के लिए, बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। तो आइए कैसे करना होता है, आपको 2 घंटे में अगर करना होगा तो कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब, अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपको
आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चलिए पहले पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपका ये फिगर बेस्ड है। बोल रहा है कि ये कुछ फिगर दिया गया है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। जो ए बी है ना, ये सी डी के पैरेलल है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम एक लाइन सेगमेंट अगर यहाँ ड्रॉ करें, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसका नाम रख देता हूँ मैं एम एन। तो अगर ए इज पैरेलल टू सी डी, देन ये भी क्या होगा, एम एन भी क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। एम एन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम मान लेते हैं, अगर अब देखो, अब चूंकि जब कोई दो पैरेलल लाइन अगर किसी वर्टिकल ये इंक्लाइन लाइन को काटती है, तो हमारा जो क्रॉसबेंडिंग एंगल होता है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये भी 3x हो जाएगा। वैसे ही ये भी, ये वाला 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इजकल टू 100 डिग्री। तो 5x डिग्री इजकल टू 100। तो x डिग्री इजकल टू कितना आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और एकदम आपका बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बेसिक में आपको प्रॉपर्टीज आती है, ये वाले प्रॉपर्टीज आपको क्लास 7 में ही बता दी जाती है कि हमारा जो ये वाला लाइन, ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो ये सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो इस किस तरह बराबर होते हैं, ये सारा आपको क्लास 7 में ही बता दिया जाए। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब देखो, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर देखें, तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं, वह रेखा यानी ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स at distinct point is called transversal line of a given lines। और पैरेलल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यहाँ पर एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, और जो डी है वो आपस में क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बता दिया। ये देखिए कौन कौन कोण बराबर होंगे, एंगल 1, एंगल 5, ये क्रॉसबॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होंगे। 4 और 8 ये दोनों बराबर होंगे। और एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे। ये क्या होते हैं, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण 1 और 3 होंगे। 3 और 5 हैं, जैसे 3 और 5 ये हैं। 4 और 6 हैं, 4 और 6 हैं। ठीक है, ये दो सारे बराबर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी दिया हुआ है एफ डी। एफ डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। बी सी के, बी सी आपका ये रहा। और ए सी क्या है, ए सी जो पैरेलल है वो ई डी के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये भी बराबर होगा, ए एफ भी बराबर होगा इसके ई डी के। और जब एफ और डी बराबर है तो ए ई भी इसके पैरेलल होगा। आमने सामने की भुजा अगर बराबर होती है तो वो कौन सा होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी आकृति है उसका आमने सामने वाली भुजा अगर बराबर है तो वो पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो एफ डी को अगर हम बाहर बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे ही ये अगर ट्रायंगल बनता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये ए ई और एफ डी दो पैरेलल लाइन है, उसको ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से वही चीज़ होगा,
यहाँ पर ये 62 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है ये 51 डिग्री, ये 62 डिग्री, और यहाँ जो बाहर का एंगल है वो क्या है, x डिग्री है। तो इन दोनों का हम क्या कहते हैं कि जो बाहर वाला एंगल है वो इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। यानी 51 डिग्री प्लस 62 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो एक्स डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो और एक तीन, छः पाँच 11, 113 डिग्री। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो कितना इजी है, बस आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अगर समझ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको समझ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो ये ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, 113 डिग्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, राहुल राहुल वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम दिस हिज हाउस एंड टर्न वेस्ट टू वॉक 35 मीटर to reach the market. While returning, he walks diagonally from the market to reach back to his house. The distance he travel while returning is। तो क्या होता है कि आपको पता है कि डायरेक्शन होता है उसमें, ये नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट आपके लेफ्ट में, और ईस्ट आपके राइट में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि 12 मीटर चलता है उत्तर की तरफ, फिर उसके बाद से पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर मुड़कर, यानी पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब इधर मुड़ेगा। और कितना मीटर चलता है, 35 मीटर। तो 35 मीटर चल रहा है और यहाँ से डायगनली आ रहा है वो। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस का वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको ट्रिपलेट, अगर जिसको ट्रिपलेट पता होगा वो इसका आंसर विद इन ए सेकेंड दे सकता है कि सर यहाँ पर तो 37 मीटर होगा। लेकिन आप बहुत बहुत बच्चे ये पूछेंगे, सर ये 37 क्या जादू से आ गया? क्या मैथ में जादू कभी होता है? कभी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को ही जादू बोलते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो जादूगर है मैथ का। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर आपको समझना होगा ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट वो होता है, अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ना, वैसे ही निकालोगे। यानी 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम नाम ले देते हैं ABC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144। अब देखो 35 का स्क्वायर मैं आप लोगों को यही कहता हूँ याद करने के लिए। तो हम बताए हैं कि जिसके लास्ट में अगर 5 होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 4 जा 12, यानी 12, 25 और 144। 12 का स्क्वायर 144। अब इसको जोड़ देंगे, अब इसको जोड़ेंगे उसके बाद उसका अंडर रूट में आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर सकती हैं अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो। अब बेसिकली ये बहुत इजी होता है, बस आपको निकालने आना चाहिए। अगर आपको एक ही पता है, बस एक नंबर पता है, तो आप ट्रिपलेट निकाल लोगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको जैसे कि मान लो 12 दिया हुआ है, अब 12 दिया हुआ है, 12 एक क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर हमें दिया गया होता है और हमें ट्रिपलेट निकालना होता है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं x/2 का होल स्क्वायर, और इसमें हम एक बार -1 कर देते हैं, फिर x/2 का होल स्क्वायर +1 कर देते हैं। तो 12 है, यही x है आपका, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 6 या 36 होता है। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 35 आ जाएगा, और यहीं पर 36 + 1 करोगे तो 37 आ जाएगा। तो देखो आ गया कि नहीं, 12, 35, 37 आ गया कि नहीं। लेकिन अगर आप कहोगे सर अभी तो आपका इवन नंबर है, तो आप बहुत इजीली बता दिए सर, आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अगर आपका अगर सर 13 दिया हो, या फिर अगर आप मान लीजिए 7 दे दिया हो, एक छोटा नंबर लेते हैं वो भी ऑड नंबर, ठीक है ना, तब आप कैसे निकालोगे। हम कहे बहुत बढ़िया यार, तुम तो हमको फंसा दिए। लेकिन फंसना नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं करना है, ये सेम प्रोसीजर है। क्या करना है, एक्स, फिर आगे x² / 2 -0.5, और फिर वही चीज़ कर दो x² / 2 + 0.5। तो यहाँ 7 है,
7 7 या 49 का जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 24.5, और इसमें से 0.5 माइनस कर देना। फिर ये भी क्या आ जाएगा 24.5, इसमें 0.5 ऐड कर देना, तो ये 7, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0 हो गया, और 24 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 25 हो जाएगा। बोलिए, यानी ये आपका क्या है, 7 24 और 25, ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरस में ना ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप लोगों का काम आएगा, क्लास 9 10th में जैसे ही जाओगे ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही मिलेगा, ये ट्रिपलेट का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा आपके लिए। जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस निकालने के लिए, या फिर बेस या फिर हाइट निकालने के लिए ना ट्रिपलेट बहुत यूजफुल होता है। अगर आप ट्रिपलेट याद कर लेते हो या फिर ऐसे निकालने आता है तो आपका बहुत वक्त बच जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको इस तरह निकालना है तो इस तरह भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 300 की राशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना बी के हिस्से के 3 गुने से 300 कम है। अब इसमें जो इक्वेशन बनाने आता है जिसको आ गया वो इस क्वेश्चन को कर देगा। ये कहा जा रहा है कि देखिए, ए के हिस्से का 2 गुना, 3 बी के हिस्सों के 3 गुने के से 300 कम है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 300 = 3b - 2a। खत्म कहानी, खत्म कहानी खत्म बस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। हम ये कहेंगे कि देखो 300 की राशि और ए और बी के बीच में विभाजित किया जा रहा है, यानी पैसा ए प्लस बी के बीच में जो भी पैसा बांटा जा रहा है वो 300 रुपये है। तो एक इक्वेशन ये हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 3b - 2a = 300, और एक इक्वेशन हो गया हमारा बी बी प्लस ए = 300। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लेकिन अब इससे मैं आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इससे एक काटना होगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2b, यहाँ 2a, ये हो जाएगा 600, ठीक है ना, 600 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस करोगे तभी होगा। प्लस करोगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर ये साइन चेंज नहीं होगा। साइन जब नहीं चेंज होगा तो ये तभी ये कटेंगे, ए वाले कट जाएगा। केवल हमको एक ही वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल होंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 5b = 900, क्योंकि ये प्लस हो गया ना, ठीक है। तो b = कितना आ जाएगा आपका 180 रुपीज़, ठीक है। यानी बी का हिस्सा पूछ रहा था, तो आपका कितना आ जाएगा 4th ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस किया है मैंने, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमको वेरिएबल बी का ही चाहिए, केवल बी का ही चाहिए, ठीक है ना, बी का हिस्सा चाहिए। अब 2 का हिस्सा निकाल सकते हो, इसमें से 300 में से 180 घटा दोगे तो ए का हिस्सा निकल आएगा। ए का 300 में से 180 निकाल दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ 120, ठीक है। यानी 120 रुपये किसका है, ए का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, यानी इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया जा रहा है 10%, और चौड़ाई 20% को घटा दिया जा रहा है। लेकिन अगर इतना किया जा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, चौड़ाई घटा दिया जा रहा है, तो उसका पेरीमीटर ना चेंज नहीं होता है, उसका पेरीमीटर सेम रहता है।
तो बताना है तुमको जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो इसको देखो मैं तीन तरीके से बताता हूँ, देखो तीन तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका देखना, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे, ध्यान देना। अब देखो 10% बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब लेंथ जो है 10 लेंथ से 11th लेंथ हो जा रहा है, यानी 10% बढ़ रहा है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10/100। काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है, एक अधिक हो रहा है, यानी 11 हो जा रहा है। फिर जो इसकी चौड़ाई जो है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/5, यानी ये कितना हो जा रहा है। या फिर हम इससे कम करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो 100% से ये कितना हो जा रहा है, 20 कम हो जा रहा है, तो यानी 80% हो जा रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रेथ जो है ये 10 ब्रेथ से कितना ब्रेथ हो जा रहा है, 8 ब्रेथ हो जा रहा है। इसको 11 इसलिए लिखा मैंने, मान के चलो कि अधिक हो रहा है, तो यानी 100% से ये 10% अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब 110% हो रहा है। तो उस हिसाब से इसको मैंने 11 लिखा है। ऐसे भी चलेगा, इस तरह भी लिखना चाहते हो तो इस तरह भी चलेगा। तो अभी क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि उसके परिमाप वही सेम रह रहा है। परिमाप क्या रह रहा है, एकदम सेम ही रह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 2:1 का है। 2 रेशियो किसका है, 1 का हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। 10 हो गया, और यहाँ पर 11 और 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2:1 का यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का जो है वो रेशियो है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल यूनिट जो है, टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट आपका 6 है। कैसे है, कैसे 6 यूनिट है, तो यहाँ देखिएगा लेंथ और ब्रेथ की बात कर रही है ना। तो लेंथ और ब्रेथ आपका 6 यूनिट इसलिए है क्योंकि जब आप इसको परिमाप को ले रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पर 6 यूनिट। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L+B। तो हमारा L+B कितना है, 2:1 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, और गुणे 2 करोगे तो ये 6 यूनिट बराबर कितना है, 240 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो हमारा वो होगा, लेंथ होगा, वो कितना हो जाएगा, 40 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा खुद 40। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, चौथा ऑप्शन। देखो यहीं से आ गया। अगर ये नहीं समझ में आया, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, तो सेकेंड मेथड भी है, सेकेंड मेथड भी है, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, करना सब में सेम ही जैसा है। देखो 10% बढ़ रहा है, यानी 10 से 11 हो रहा है लेंथ, और ब्रेथ क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 1/5, यानी 5 से 4 हो रहा है ब्रेथ। इसको जोड़ दो, 15 हो गया। ये आ गया कितना, ये भी 15 आ गया। तो दोनों ही क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो पेरीमीटर में मतलब वही चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 × L+B। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 × L+B होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो आपका 240 है। यहाँ पर पेरीमीटर क्या है, 240, ठीक है, 240 है। और 2 × L+B, ठीक है। तो अभी मैंने क्या निकाला, 10 से 11, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है 5 से 4, तो 15, ये भी 15 हो गया ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, L+B दोनों ही जब कॉमन है 15 ही है, तो इसका मतलब 2 × 15, एक वेरिएबल मान लेते हैं x इसके साथ 240। इसको काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 120 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप इसको काटोगे, 15 से काटोगे 120 को, तो ये कितने बार में कट जाएगा, x = 8 बार में कट जाएगा। 15 × 8 = 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो जैसे ही x की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ पर इनिशियल लेंथ जो होगा, इनिशियल लेंथ जो होगा, इनिशियल लेंथ कितना हो गया आपका, पहले 10
80 हो गया, और जो आपका लास्ट ये वाला इनिशियल यही वाला होता है, तो 5 × 8, 5 × 8 = 40। तो 80 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, देखो इससे भी आ गया। अगर ये भी नहीं समझ में आया है, तो थर्ड थर्ड मेथड भी देख लो। ये बेसिक मेथड है। थर्ड मेथड जो है ये बेसिक है। बेसिक से कैसे करेंगे, याद रखिएगा। बेसिक वाला क्या मेथड है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 × L + B = 240 है। काट दीजिए, 120 बार में कट गया। तो हम कह सकते हैं कि L + B = 120, ठीक है ना, 120 हो गया। अब यहाँ पर लेंथ में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, लेंथ में सर, लेंथ में बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ा दिया जा रहा है। कितना परसेंट, तो 10% सर। तो 10 में से 100 = कितना आ जाएगा, 11L/10, ठीक है। ब्रेथ में कम किया जा रहा है, ब्रेथ में कम किया जा रहा है, तो ब्रेथ इंटू 20/100 कट गया। तो ये कितना आ गया, ये ब्रेथ आ गया आपका 8/2 5 × 10। ये कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 2 घटेगा। ऐसे ही रख लो। ज़्यादा काटोगे, काटा पिटी करोगे तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। यहाँ पर हम 8B/10 रखते हैं, ठीक है ना। तो यानी ब्रेथ हमारा जो लेंथ है 11L/10, और ब्रेथ जो है कम करने के बाद 8B/10 आ गया। तो अब फिर इसके पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 × 11L/10 प्लस 8B/10 = 240। काट दो, ये 120 बार में कट जाएगा। फिर वही चीज़ आएगा, 11L + 8B/10 = 120। तो 11L + 8B = 1200, 1200। अब यहाँ पर देखो, अब ये आ गया तुम्हारे पास, और एक हमारे पास था ये वाला, ठीक है। अब इस 8B को, यानी एक वेरिएबल को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, 11L + 8B = 1200, और ये क्या बन जाएगा, 8L + 8B = 960। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस जैसे ही करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो ये कितना बचा आपका, 3L = 1200 में 940 घटा दोगे, 960 घटाओगे तो 240 आएगा। काट दोगे, ये L = कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। देखो, L अगर 80 सेंटीमीटर आ गया तो ब्रेथ हमारा कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 8 4 12 यानी तुम्हारा 40 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो अब ये बेसिक तरीका है, देख लो। अब तुम्हें कौन सी तरीके से करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये आपको डिसाइड करना है। तीनों तरीके मैंने बता दिए, तीनों तरीके अपने आप में बेहतरीन है। अगर बेसिक तरीका अपनाना है तो बेसिक से करिए, अदरवाइज आपके पास दोनों तरीके, दोनों बेस्ट तरीके हैं, वो भी करिए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक आदमी ने 15,200 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 300 रुपये मजदूरी और 500 रुपये इसके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है, और उसको 15% लाभ कमाना है, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एकदम महा सिंपल बात है। 15,200 रुपये, 300 रुपये उसके मजदूरी में और 500 रुपये उसके परिवहन में, तो 16,000 रुपये इसका टोटल खर्चा है। 15% इसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 15% का, 3/20, यानी इसको 20 रुपये में खरीद के लाया है ये, और अब बेचेगा कितने में, 23 रुपये में। तो 20 रुपये में बेचेगा, तो इसका मतलब 20 रुपये में खरीद के लाया है, 20 रुपये में खरीद के लाया है, तो यानी 20 रेशियो बराबर 16,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 800। इसको गुणा कर दो 800 से, जैसे ही आप उससे गुणा करोगे तो 23 होता है 184, 184 यानी 18,400 रुपये में बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है। अब इससे तरीका अच्छा मुझे नहीं पता है,
अगर आपको पता हो तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। एक शहर में 40% वयस्क अशिक्षित हैं, यानी 40% एडल्ट आर अनएडुकेटेड while 85% of the children are educated. If the ratio of the number of adults to the children is 2:3, then what of the population is educated? यानी कितने यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो जनसंख्या जो है वो एजुकेटेड है। तो हम कह सकते हैं एडल्ट और चिल्ड्रेन में यानी 2x और 3x का रेशियो चल रहा है, तो टोटल कितना है यानी 5x। यही किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, टोटल तो दिया ही नहीं है। तो एडुकेटेड एडल्ट्स की बात करें, अगर एडुकेटेड एडल्ट्स की बात करें, 60% ऑफ 2x, 60% ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 6×2=12 यानी 1.2x, ठीक है। और चिल्ड्रेन एजुकेटेड चिल्ड्रेन कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट, 85%, 85% ऑफ 3x, क्योंकि 3x ही है, चिल्ड्रेन 3x है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 85 आपका हो जाएगा 5×3=15, 24, 24×1=25, यानी कितना हो जाएगा आपका 2.55 एक्स। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3.75, 3.75 एक्स। और टोटल कितना है, टोटल 5x है। परसेंटेज निकालना है एजुकेटेड का, x से x कैंसिल आउट हो गया, इससे ये काट देंगे तो आप कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5×7=35 और उसके बाद से 5×25, ठीक है ना, तो 0.75। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन में। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम लाजवाब है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम 75% आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने देखो फिर दोबारा समझा रहा हूँ, ये रेशियो में है 2x और 3x रेशियो में है एडल्ट्स, ठीक है ना, दिया हुआ है, ठीक है ना, 2:3x। अब एजुकेटेड एडल्ट्स इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत शिक्षित है, तो हमको अशिक्षित से कोई लेना देना नहीं है, क्या अशिक्षित है, कितने अशिक्षित हैं, कितना क्या है। अब 40% अशिक्षित हैं तो 60% क्या होंगे, सब एजुकेटेड होंगे। और 85% बोला है शिक्षित हैं, तो 85% ले लिया मैंने। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 40% कहाँ गया, तो 40% हमें लेना नहीं था क्योंकि वो अशिक्षित है, हमको शिक्षित लेना है, तो शिक्षित वाला 60% होंगे। 40% अगर 100 लोग में से 40% अशिक्षित हैं तो 60% ना एजुकेटेड होंगे। आगे बात समझ में, इसीलिए 60% लिया है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको समझना है, क्या को स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है। अब देखो पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। कोई भी रेशनल नंबर है x और y, अगर हम x और y की जगह पे, x के जगह पे हम अगर 5 मान लेते हैं, y की जगह पे अगर 3 मान लेते हैं, तो क्या ये बराबर होंगे, नहीं होंगे। ये तो 2 आएगा लेकिन ये तो -2 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। वैसे ही यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। क्या करेंगे, यहाँ 1 ले लेते हैं प्लस 2×3 कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 2+3×1+3, तो क्या ये बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर क्या, फॉल्स, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A can dig a trench in 12 days, B can dig it in 16 days, and C can dig it 18 days. If they dig the trench working together and get a sum of 5,800 of it for it, then share of A is in the sum. आप खुद पे मानो, आप 3 लोग हो, आप खुद 3 लोग हो, आप 12 दिन काम करते हो, आपका दोस्त, दूसरा दोस्त 16 दिन करता है, आपका जो तीसरा दोस्त है वो 18 दिन काम करता है। लेकिन जब आपको जब आप काम करते हो तो आपको कितना रुपया मिलता है लास्ट में,
आपको 5,800 रुपये मिलता है। तो काम करने के हिसाब से, काम करने के दिहाड़ी के हिसाब से ए का हिस्सा यानी आपका हिस्सा कितना हुआ ये बताना है। तो हम बता सकते हैं कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है, और सी आपका है 18 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम ले लेना है। तो हम एलसीएम निकालने के लिए बताते हैं, 3 चौको 12 और ये 4 चौको 16 है, और ये 9 9 दूना 18। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम पावर लेते हैं हम। तो टू का मैक्सिमम पावर कितना है? 16 है। टू का मैक्सिमम पावर 16 है, और थ्री है, बस थ्री ही है, उसके बाद और को तो थ्री का मैक्सिमम पावर 9 है। तो 16 9 जो होता है 144। तो 12 12 12 जो 144, 16 9 जो 144, और ये 18 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि तो वो आ जाएगा 18 8 जा होता है 144। तो दो तीनों को ऐड कर दो, 12 और 9 21, 21 और 8 29। यही कितने में बटेगा? 1500 में। इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी 200 रुपये। तो किसका दिहाड़ी चाहिए आपको? ए का। ए कितना काम कर रहा है? 12 काम कर रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। यानी ए का हिस्सा कितना रुपया हुआ? 2400। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताओगे, कमेंट में आप लोग बताओगे कि सी को कितना रुपया मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा। कमेंट में चाहिए मुझे। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो, सबसे गंदी बात तो ये है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कमेंट करो यार, कम से कम पता तो चले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कि मैं ऐसे ही फालतू में वीडियो बनाया जा रहा हूँ और आप लोग से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, मजाक में ले रहे हो। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका कमेंट में आप आंसर जरूर देना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर वॉज बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल एंड देन इनटू ए स्क्वायर। पहले सर्कल बनाया जाता है फिर स्क्वायर बनाता है। विच फिगर इंक्लूज मोर एरिया बाई हाउ मच, मतलब कितना कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया कवर करेगा, आपको बताना है। जहाँ यहाँ पर आपको पाई का जो वैल्यू है ना वो 22/7 लेना है, ठीक है ना। डेसिमल में बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा डेसिमल में पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। इसको भी बताइएगा कमेंट में। कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या होता है पाई की वैल्यू, डेसिमल में बताइएगा, ठीक है ना। डेसिमल में कितना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप कहोगे कैसे कि सर करेंगे कैसे इससे? तो करना कुछ भी नहीं है इसमें, आपको वो बेसिकली फॉर्मूला याद रहना है, रखना है। अगर हम बात करें सर्कल की, और यहाँ बात हो रही है कि आपके स्क्वायर की, ठीक है ना। तो हम कहें कि डायामीटर यानी परिधि, यानी आप सरकमफेरेंस की बात करें तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर, जो कि इसका डायामीटर है। तो सर्कल में अगर कोई भी सर्कल है तो उसके जो जितना डायामीटर होगा उतनी ही तार लगेगी चारों तरफ। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको हम इसके बराबर रख दिए, मतलब इसके परिधि के बराबर। परिधि मतलब पेरीमीटर है, वही मतलब है आपका। तो यहाँ पर हमने 88 सेंटीमीटर के बराबर रख दिया। वहीं स्क्वायर में 4a जो होता है इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 4a इक्वल टू 88 सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर रखेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो एज इट इज़ 22/7 ले लेंगे इसको, 22/7। और आर तो हमें पता नहीं है, तो आर की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ ए की वैल्यू 22 आ गई, और आर की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर कैसे आती है। तो यहाँ पर 22 बार में ये कितने बार में कट जाएगा आपका? 22 4 जा 88, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया, तो हम अब स्क्वायर का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा? एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर 484 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ए सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। ठीक है, तो काट दीजिए इसको। 7 दूना 14 और 14 दूना 28, यानी 28 गुणे 22। जैसे ही आप करोगे, सॉरी यहाँ पर 22 है, तो 22 टू जा कितना हो जाएगा, 22 टू जा 44 और इंटू 14। तो यहाँ पर 14 4 जा 56 और 14 4 जा 56। 6 6 5 11 और 616, यानी आपका यहाँ पर 616 हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 616 और 848 में कितना डिफरेंस है, तो दो। वो तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सर्कल वाला ही होगा, स्क्वायर वाले तो नहीं होंगे। तो सर्कल वाले कितने होंगे, दो, जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है। तो यूनिट डिजिट पे दो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 132 मीटर स्क्वायर आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेम ही में दिया था ना। अच्छा, वो हमने यहाँ पर मीटर में चेंज नहीं किया है, वैसे सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये सारा। ऑप्शन में गलती हो गया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलाकार बगीचा है और इसके सीमा के साथ साथ इसके बाहर एक रास्ता जाता है। यानी एक सर्कुलर पार्क है और इसके बाहर में एक ऐसे रास्ता जाता है। एक आदमी किनारे के करीब टहलते हुए केवल एक बार इसके चारों ओर चलता है। एक आदमी है जो एक बार इसका चक्कर लगाता है। उसका प्रत्येक कदम कितना है, 66 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक कदम में वो 66 सेंटीमीटर चल रहा है। और वो बगीचे के चारों ओर जाने के लिए ठीक कितना कदम चलता है, 400 कदम चलता है। तो हमसे हमारा इससे 66 सेंटीमीटर और 400 में से हमारा क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस निकल जाएगा, पूरा परिधि निकल जाएगी। यानी 66 इंटू 400 जैसे ही हम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 26,400 सेंटीमीटर इसकी क्या है, पूरी परिधि है। या फिर हम कह सकते हैं कि 264 मीटर इसका क्या है, सरकमफेरेंस है, परिधि है। अब इसी का डायमीटर ही जो हमारा है परिधि का फार्मूला इसके बराबर रख देंगे, 264 के बराबर रख देंगे। जैसे ही काटेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 2 3 6 132 और 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। ये 11 बार में, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। फिर इसको काट दीजिए 6। तो आर आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 6 42 मीटर। अगर रेडियस 42 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका दुगुना 84 मीटर। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, रेडियस हमको पता चल गया, तो डायमीटर हमको यही निकालना है। तो हमको पता चल गया, यानी उस बगीचे का वो डायमीटर पूछा था, यही पूरा डायमीटर पूछा था बस। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का है। बोल रहा है कि ए और बी के बीच दो स्टेशन है, एक रेलगाड़ी है जो दो स्टेशनों के बीच चल रही है। ठीक है ना, ए से बी तक चलते समय इसकी औसत जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। यानी यहाँ से इधर चलती है तो 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और फिर बी से ए तक आ रही है, तो इसकी स्पीड कितनी एवरेज हो रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों तरफ से औसत गति, यानी दोनों तरफ से कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2AB/A+B। इस वाले फॉर्मूले से आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो 2 इंटू ए क्या है, 60 इंटू 90, और ए बी क्या है, 60 + 90। तो काट दो, 2 इंटू 60 इंटू 90 ये कितना हो जाएगा आपका, 150। तो काट दो, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, फिर 18 × 5 = 90। तो 18 × 4 = 72 किलोमीटर पर आवर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।
13 नंबर क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है कि इसका माध्य यानी मीडियन बताना है। ठीक है ना, मीन मीडियन और मोड आपको पढ़ाया गया होगा तो बहुत ही बेहतरीन है। अब पहले यहाँ पर मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन क्या होता है पहले हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटा वाला 9.8 है, फिर उसके बाद से 10.6 है, फिर उसके बाद से 12.7 है, फिर 13.4 है, फिर आपका 14.3 है, फिर 15 है, फिर 16 है, 16.5 है। ठीक है ना, फिर उसके बाद से 17.2 है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि सर यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या करना होता है। नंबर आप यहाँ पर किलोग्राम्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 8 जो है वो इवन है। इवन जैसे ही होता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाले दो को ले लेते हैं, दो उसको दो वजन को किलोग्राम को लेंगे हम। तो 1 2 3, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, इन दोनों के इधर से बीच में कौन सा है, बीच में आपका है 13.4 और 14.3, यानी 13.4 और 14.3। तो 7 4 3 7, और ये हो गया 27.7, 27.7/2। जैसे ही काटेंगे हम इसे तो ये कितना हो जाएगा, 13.85। ठीक है, 13.85। तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 13.85, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। अब आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है इसका मीन, मीन और मूड। मूड तो इसमें है नहीं, वैसे मीन बताना है आपको, मीन आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं मीन। ठीक है, आगे, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्यात्मक रूप से बराबर है, कुछ नहीं करना है, एकदम याद रखिएगा। घन है, क्यूब बोला है, तो क्यूब का क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, 6a²। और इसके वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ए का क्यूब, इसके बराबर है। तो इस ए का, इससे इसका 2 बार में कट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इतना ही सा इसमें प्रश्न में पूछा है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ये फोटोजेनिक आपका वो है, क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। बस इसमें पूछा है टॉप व्यू, टॉप व्यू यानी आप इसको जब ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये और ये दिखेगा सिर्फ, यानी 1 2 3 4 दिखेगा, तो 4 सरफेस दिखेगा, तो केवल और केवल यही डी ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर जो है पूछा है, डेटा से कुछ डेटा दिया गया है। वहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जितने बिक्री हुई है, मतलब जितना सेल्स हुआ है और जितना मैन्युफैक्चर हुआ है वो कितना प्रतिशत है उसका। तो कुछ नहीं करना है, दोनों मैन्युफैक्चर और सेल्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो पहले मैन्युफैक्चर को ऐड करते हैं, 700, 500, 600, फिर उसके बाद से 600, उसके बाद 450। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 8 4 12, यानी 1250। कितना हो गया, सॉरी 2250। और ये कितना हो जाएगा, 400, 250, 350 और 620। तो टोटल हो गया 5 5 10 2 12, और 6 2 8, 8 8 और 9 9 8 17 और 1 16, सॉरी 9 9 9 6 15 और 1 16, यानी 1620 अपॉन 200, 2250 इंटू 100।
जीरो से जीरो चला गया, 5 से जैसे ही काटेंगे तो 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 20 बार में कटेगा, फिर ये 5 5 9 जो 45, 5 10 जा सॉरी 5 4 जो 20, ठीक है। फिर ये 9 से काटिए, 9 1 जा 9, बचा आपके पास 7, 9 8 जा 72, तो 18 चौको, और कुछ बचा है काटने के लिए, 72, 72% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है, बस जोड़ना है, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। आप सबको पता है 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल का एंगल, तो ये आपके किसके कितने के बराबर दिया है, 7 2 जब 0 0 0 के बराबर दिया है। काटेंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 36 दूना 72 होता है, यानी 200 आ जाएगी। तो आपको कितना निकालना है, 144 डिग्री। तो 144 डिग्री जैसे ही निकालोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 144 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 2, यानी 28,800। ए ऑप्शन, वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि घरेलू खर्च यही वाला आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना। आप यहाँ पर बताओगे कि यहाँ पर इस 72 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, कमेंट करके। जब आप कमेंट करोगे ना तो क्वेश्चन नंबर लिख कर उसका आंसर आप कमेंट में लिखना, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में दिया है। ठीक है, आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, एक बंद आकृति है ए बी सी ओ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफ पेपर देखते हो तो ग्राफ पेपर में ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जब ये जीरो ए का 0 3 कहाँ पे होगा, ये होगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, वाई वाई डैश होता है, ये एक्स एक्स डैश होता है। तो ये ऊपर की तरफ होगा, यानी जीरो वाई एक्सिस पे होगा, यानी यहाँ पर 0 और 3 यहाँ पर होगा। और ये जो बी कोऑर्डिनेट है वो ये कहाँ होगा आपका, ये आपका हो जाएगा सी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट नहीं, सी कोऑर्डिनेट की बात हो, सी कोऑर्डिनेट जो होगा ये आपका, एक सेकेंड, ये जो है ये 0 0 है। और जो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट जो है ना, ए बी सी ओ है ना, A B C O, एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, बी कोऑर्डिनेट, यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट है 4 और 3, ठीक है। और जो सी कोऑर्डिनेट है ये 0 और 4 यहाँ पर है। तो जब भी आप इसको करोगे ड्रॉ, तो कुछ ऐसे होगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 3 4 जा 12, यानी 12 यूनिट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोऑर्डिनेट में यही करना होता है, बस जितना जो कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा होगा तो दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और सिंपल करना है, मतलब और कुछ न जोड़ना है, न घटाना है, न भाग देना है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया, 4 3 जा 12, आपका 12 यूनिट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के 6 गुने के बराबर है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान देना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी 4 गुना है तो कर्व सरफेस एरिया का 2 π r h, ठीक है ना। यहाँ पर 2 π r h इक्वल टू उसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के 6 गुना, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना, यानी 2 π r स्क्वायर। ठीक है ना। जो बेलन होता है आप देखो, तो इसका जो बेलन आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, सर्कल ही तो है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिए हैं, और 2 π r स्क्वायर, ठीक है ना। दो सर्कल है तो दोनों सर्कलों के योग के 6 गुने के बराबर है, तो यानी हम यहाँ पर इसीलिए 6 गुना लिया है। तो 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, इस 2 से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर, एक आर से इस स्क्वायर का एक
कट गया। एच हमें पता नहीं है, और तब क्या आएगा, 2h इजकल टू 3r। तो हम यहाँ पर h दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ऊंचाई इजकल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। 2 × 12 इजकल टू 3r। तो जैसे ही इसको काटेंगे, 3 4 जा 12, और r इजकल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। तो r इजकल टू 8 सेंटीमीटर आ गया ना। तो अब क्या करना है तुम्हें, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब 2πrh यही होता है, 2πrh, 2πrh यही लिखा हुआ है। 2πrh लिखोगे तो 2 × 22/7 गुणे आर जो है आपका 8 सेंटीमीटर आया है, और हाइट है 12। तो कैसे, कटने वाला तो कुछ है नहीं, कटने वाला कोई मामला दिख नहीं रहा है। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, 54 × 12 × 96/7। अब देखो, क्योंकि पॉइंट में आंसर आया है ना, तो देखो कैसे यहाँ पर ऑप्शन को ढाल बनाकर यहाँ पर हम वो क्रिएट करते हैं। तो देखो, अगर हम इस 44 को 49 मान लें, 49 मान लें, यानी इस हम 44 से क्या मान रहे हैं, अधिक मान रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो भी अधिक आएगा, अधिक आएगा। एक्चुअल आंसर से क्या आएगा, अधिक आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम एक एजम्पशन ले सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं इससे, कि अगर हम इससे काट दें तो 7 7 जा 49 होता है, और 96 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 9 जा 63, लगभग 600 के आसपास आ रहा है। तो अगर कोई भी ऑप्शन हमारा 600 के पास नहीं है, केवल और केवल 4 ऑप्शन जो है वो हमारा 600 के पास है, तो हम बिना मल्टीप्लाई किए, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बिना सॉल्व किए हुए भी आपका आंसर लाया जा सकता है। तो यही वो तरीका है अप्रोक्सीमेशन जो है, मैं बार बार आप लोगों से दोहराता रहता हूँ, अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन। सर ये अप्रोक्सीमेशन क्या होता है सर, मुझे तो आता ही नहीं है सर, क्या है ये, एक जादू है क्या, ये एक जादूगर को आता है? नहीं, जिसको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग आता होगा, बिना क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ना कि बिना मारे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन इसी पे ठीक बैठता है। आगे बात समझ में? तो ये बेहतरीन तरीका है, अगर आप चाहो तो बैठकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास समय बचा है तो। अदरवाइज मैं कहूँगा आपको कि आप गुणा करने से बचें, भाग करने से भाग दें, गुणा करने से बचें और जोड़ने से बचें, ताकि आपका जैसे जैसे वैल्यू बड़ा होगा आपको कैलकुलेशन करने में उतना तकलीफ होगा, दिमाग उतना ज़्यादा उलझेगा, आप उस उलझन में आगे आने वाले जो 4 क्वेश्चन आपको बहुत इजी होंगे, एकदम इजी होंगे, आप एकदम इजीली कर ले जाओगे, वो भी आपको टफ लगने लगेंगे। तो इस चीज़ को लिए ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 24 मीटर चौड़े आयतकार प्लॉट पर टाइल लगाने की लागत इतने हैं। यदि टाइल लगाने की दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर है, तो प्लॉट की लंबाई आपको बतानी है। अब आपके घर में भी हो सकता है कि अगर टाइल्स लगाने की बात आए, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। करना क्या है कि 25 रुपये आपको लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाने का जो खर्चा है वो 25 रुपये है। तो 1 रुपये में कितना मीटर लगेगा, तो 1/25 मीटर स्क्वायर में लगेगा। तो 39,000 रुपीज़ में कितना लगेगा, तो 1/25 इंटू 39,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही काटोगे आप, कितने बार में कटेगा ये, 25, 25, 25 एकम 25, और 25 × 5 = 125, और 15 × 6 = 90। तो ये आपका कितने बार में कट गया, 1560, यानी 1560, यानी कितना मीटर स्क्वायर में लगेगा, 1560 मीटर स्क्वायर में लगेगा। अब हम बात करें कि कितना है, 24 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ा है L इंटू बी, यानी L इंटू बी ले लेते हैं। तो लेंथ हमें नहीं पता है, तो ब्रेथ हमको पता है, चौड़ा है 24 मीटर चौड़ा है। तो इसमें इतना इसकी टोटल एरिया है, ठीक है ना।
आयताकार है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया निकालना। तो 1560, यानी इसको जब जैसे ही काटोगे तो लेंथ आ जाएगा हमारा। तो कितने बार में कटेगा, तो आप देखोगे तो जैसे ही काटोगे तो यहाँ पर 6 4 जा 24, और ये लगभग 60, 24 24 6 और 6 2 9 12 13, लगभग 65 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये 65 मीटर लेंथ इसकी कितनी आ गई, 65 मीटर। ठीक है ना। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, दूसरा ऑप्शन। यही लंबाई भी पूछ रहा था, तो हमें ब्रेथ मिला, पता ही था, एरिया हमें पता ही लग गया, तो लेंथ हमने आसानी से निकाल लिया। तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा। कह रहा है कि कितना, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि -8 टू द पावर -3 है। ठीक है ना। किस संख्या से गुणा कराएं -8/-3 इसको, कि ये कितना हो जाए ताकि गुणनफल -6 टू द पावर -3 के बराबर आ जाए। तो हम x इंटू 1/, -8 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 है तो इसके पावर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है। और इक्वल टू, इसको भी क्या लिख सकते हैं, -6 टू द पावर 3। ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो जैसे ही हम इसको ऊपर लेके इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 8/6 टू दी होल पावर 3। ठीक है ना। तो इसको कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, 2 3 जा 6, यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4/3 टू द पावर होल पावर 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो a टू द पावर m/b टू द पावर m इक्वल टू होता है a/b टू द होल पावर m। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 60 मीटर भुजा वाले एक वर्ग और 80 मीटर लंबाई वाले एक आयत का परिमाप क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो भैया हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसका जो एक साइड है वो 60 मीटर है, और जो एक रेक्टेंगल है वो 80 मीटर इसका एक साइड है। तो बस सिंपली हम इसको क्या करेंगे, ये होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, यानी 60 × 60, 60 स्क्वायर इक्वल टू, हम कह सकते हैं पेरीमीटर है तो 2 × L + B। ठीक है। इक्वल टू, उनके क्षेत्रफल का अंतर बताना है आपको। यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, 3600 आपका उत्तर आ गया। तो पेरीमीटर बताना है, 4 × A इक्वल टू 3600। काटोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 240। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रेक्टेंगल के एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये काटोगे तो 120 बार में कट गया। तो L + B, मीटर लंबाई दिया हुआ है, 80 + B इक्वल टू 120। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आ जाएगी, 120 - 80। तो ब्रेथ इक्वल टू आ गई 40 सॉरी सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने a इक्वल टू 240 निकाल कर इसके बराबर रखा है, क्योंकि यहाँ बोला है कि पेरीमीटर क्या है, समान है। ठीक है ना। पहले हमने इस एरिया निकाला, एरिया को फिर पेरीमीटर में रखा, तो पेरीमीटर आ गया, और पेरीमीटर को उसके बाद से पेरीमीटर के बराबर रख दिया, स्क्वायर के पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर को बराबर रख दिया। और उसके बाद हमने ब्रेथ निकाल ली, ब्रेथ हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो हमने कन्वर्ट करके इसको मीटर में कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है 3 अंकों वाली संख्या ए और बी का मान बताना है। तो ऑप्शन, सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से। ए का वैल्यू 4 रखिए, बी का वैल्यू 1 रखिए। तो यहाँ पर अगर 4 रखते हैं, यहाँ भी 4 रखते हैं, यहाँ अच्छा बी का वैल्यू 1 रखना है। 1 है, 1 है, 4 है, 4 है,
फोर है, तो ये 8 तो आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी चेक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया है, 999911, ये तो होगा नहीं, बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 9918, 9918, फिर 9918, एक 19, 19, और यहाँ पर आ गया एक, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। देखिए ए इक्वल टू आ गया 9, तो यानी ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 2 सही बैठ रहा है। ठीक है ना, सॉरी, बी ऑप्शन जो है आपका सही बैठ रहा है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की संख्या 2a3 और 326 में जोड़ने पर 5b9 आता है, और जो किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो जब 9 से डिविजिबल होगा तो आप खुद बताओ 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है, और 14 में हमें कितना ऐड करेंगे कि 9 के टेबल में वो डिजिट आ जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा, जो कि 9 के टेबल में आता है, यानी बी को अगर हम 4 रख दें, ठीक है ना, बी को अगर हम 4 रख दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 कब आएगा, जब हमें एक बराबर 2 रखेंगे, तो 6 3 9, ये 2 2 4 हो गया। ठीक है ना, और 3 2 5 तो है ही है, तो जैसे ही हम 4 रखेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, और जब इसको रखेंगे तभी आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। अब बी माइनस ए दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना, रुकिए एक मिनट, बी माइनस ए पूछा है, तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 4 आया है और दो, इसकी वैल्यू 2 आया है, तो 2 आपका राइट आंसर होगा, जो कि चौथे ऑप्शन में गिवन है। ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ठीक है ना, उसके बाद ही इसको सॉल्व करें, अदरवाइज मेरी जैसे गलती आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बी माइनस ए की वैल्यू पूछा था, तो बी माइनस ए की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिए, बोल रहा है कि बीना 50 रुपए प्रति किलो की दर से 160 किलो सेब खरीद रही है। तो 160 किलो सेब खरीद रही है 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो उसका पूरा पैसा कितना लगा, 8,000 रुपये लगा, 8,000 रुपये लगा। तो उसने 70% सेब 70 रुपये प्रति किलो के दर से बेच दिया, यानी 70 किलो सेब जो है, 70% सेब जो है, 160 किलो का 70% कितना हुआ, 160 का 70% हो गया तुम्हारा, ये काटो ये भी काट दो, 16 सते 112, यानी 112 kg इसने 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा। तो इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 दूना 14, और 7 एकम 7, और एक 8, 7 एकम 7, 7840, इतना रुपया हुआ। और फिर इसी 160 का कितना प्रतिशत बाकी बचा हुआ प्रतिशत, यानी 30%, 30% मतलब कितना हुआ, 16 × 3 = 48 kg, 48 kg कितने रेट में बेचा है, 35 किलो के हिसाब से। जब इसको ऐड कर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो तरीका बताता हूँ मैं, कभी भी इन दोनों को बराबर में रख लो, 48 × 35, मैं ये क्लास में भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। 8 का मल्टीप्लाई 35 से कराओ, तो 8 का कराओगे तो 5 8 जा 40, 45, 5 8 जा 40, 5 3 जा 8 3 जा 24, 24 और 4 28, और फिर इस 4 का मल्टीप्लाई फिर 35 से, तो 35, 35 दूना 70, 70 140 होगा। ठीक है ना, 140 हो गया, तो 0, 8, 4 2 6, 1680 कितना हो जाएगा, 1680। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0, 8 4 12, 8 6 14, 14 और एक 15 के 5 हासिल लगा, 1 7 और 2 9, 9250, 9250 है। अब इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 8,000 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतने में बेच रहा है,
ये एसपी है, ये सीपी है, तो घटाना तो पड़ेगा ही। 251520। अब परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई, इसका 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म, 1 जीरो से ये जीरो ख़त्म, इसको काटो। 8 एकम 8, 8 8 7 15, 8 9 72, यानी 19%। फोर नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 8 हज़ार का खरीदा था और 9,520 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो या आगे बात समझ में, वैसे भी क्वेश्चन में दे दिया है लाभ प्रतिशत, लाभ ही हो रहा है। अगर पूछता कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर पूछता, तो फिर आपको पता ही चल जाता कि ये कैसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में बताएंगे तो मेरे तरफ से आपको लाइक मिलेगा जो सही उत्तर देगा। ठीक है, पेरेंट्स भी ये बात को ध्यान दें कि अगर वो लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे ही यूट्यूब पर अगर स्कूल का और मेरा सेशन अपलोड होता है, तो खास करके क्लास 5 6 7 8 के बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो उस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, और बेहतरीन चीज़ें सीख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।